Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 4, the Central Islamic Land, part 7. So we are in page number 91, अर्थव्यवस्था या हम कह सकते हैं इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। तो क्या कृषि कार्य रहा, क्या शहरीकरण रहा और क्या इसको डिवीजन कॉमर्स में हुआ। तो एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द सेटल पॉपुलेशन द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरी। तो नए जीते गए क्षेत्रों में बस बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर ही था। तो इस्लामी राज्य में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ज़मीन के जितने भी मालिक बड़े और छोटे किसान थे, कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में तो ज़मीन काफ़ी बड़ी थी और छोटे छोटे एरियाज़ में बांटी गई, जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। तो एक तरीके से ये इस्लामी कलाओं में एक स्वामी राज्य की ओर पर एक एकत्रित हुए थे। तो हम ये भी मान सकते कि इन इलाकों में जो आते थे पेस्ट्रोल, तो वो भी एक स्थिति में आगे बढ़कर स्थिर कृषि की व्यवस्था की तरफ गए। तो जमीन गांव से संजी संपत्ति थी। अंत में जो भूमि यहाँ पर इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी, वह राज्यों द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी और साम्राज्य ने वरिष्ठ वर्ग के मुसलमानों को दे दी थी। तो इसको हम कह सकते हैं कि खालिफा के परिवार सदस्यों को ये सारी ज़मीनें मिल चुकी थी। तो कृषि भूमि एक तरीके से हम कहेंगे कि राज्य के हाथों में थी, जो विजय का काम पूरा होने में अपनी आकांक्षाएं, या नहीं तो हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जीतता था तो वह मालिक अपने जीते हुए लोगों को दे देते थे कि अब आप संभालो। तो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार और जो भी चीज़ें होती थी तो वो नौकरों को मिल जाता था। तो इससे एक तरीके का बेनिफिट ये था कि जो ज़मीनें बांटी जाती थी तो उनका भी फ़ायदा रहता था, उनकी उपज अच्छी रहती थी और उनका हिस्सा भी इनको बराबर मिलता रहता था। तो जो गैर मुसलमान थे तो उन मुसलमानों के राज्य में ज़मीनें कम हो गई थी, क्योंकि सारी ज़मीनें तो खलीफाओं के पास ही पहुंच गई थी, जो कि अपने ही लोगों को पूरी ज़मीनें बांट रहे थे। तो ये भी एक तरीके से हम 10th सेंचुरी में देख सकते हैं कि वेतन आ गया, टैक्स लगाया इन्होंने और खेत में खुशहाली आने लगी। बहुत से क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, नील घाटी में नाइल वैली जो यहाँ लिखा है, वह इरिगेशन सिस्टम, इसको कहते हैं सिंचाई प्रणालियाँ या डैम बांधों या हम कह सकते कैनाल नहरें का निर्माण और डिगिंग ऑफ वेल कुओं की खुदाई के लिए सहायता दी गई, और ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए ज़रूरी थी। तो इस्लामी कानून में उन लोगों को करके यह रियायत दी गई जो ज़मीन में पहली बार खेती का काम कर रहे थे। तो किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के ज़रिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ यहाँ पर, और एक तरीके से परिवर्तन आया, वृद्धि हुई और बहुत सी नई फसलें, जैसे कि हम जान सकते हैं कॉटन, तो ये कपास होता है, ऑरेंज संतरा और बनानास केला, वाटरमेलन तरबूज, स्पिनच पालक, ब्रिंजल बैगन हम जानते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में भेजी जाने लगीं। तो ये बहुत प्यारी सी पेंटिंग आप देख रहे होंगे, ये ग्रेन हार्वेस्टिंग की है कि लंच के लिए यही है। देखिए अरेबिक वर्जन है ये बुक में, एंटियोड्स 1199 में। तो ये कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है इन्होंने। तो जैसे हम देखते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश एज अ नंबर ऑफ सिटी फिनोमिनली। तो जैसे जैसे शहरों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई, वैसी इस्लामी सभ्यता भी फली फूली। तो बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों से बनाया हुआ था। तो जो भी स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थी, या जिसको हम कह सकते बुनियाद, तो इस क्षेत्र में फौजी शहर में, जिन्हें हम मिस्र कहते हैं, इजिप्ट,
तो वहाँ पर भी ये इराक और इन सब का एक तरीके से बसा हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ हुआ था और लोग यहाँ पर रह रहे थे, अपनी जीविका जी रहे थे। तो ये भी स्थानीय ही था। और राजधानी जो कि 800 में हम देख सकते हैं स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़ गई थी, 10 लाख तक पहुंच गई थी। और इन शहरों के साथ साथ हम देख सकते हैं दासमेक और समरकंद जैसे पुराने शहर थे जो नया जीवन मिल गया था इन्हें। फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थीं। तो चीनी का उत्पादन की बहुत वृद्धि हो गई थी, शहरों का आकार बढ़ गया था, जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई थी। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण क्षेत्र और शहरों में विशाल रूप से एक नया विकसित हो गए थे और एक शहर दूसरे शहर में जुड़ गया था। तो ये यहाँ पर भी कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो शहर के केंद्र में हमने दो भवन समूह देखे जो कि सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन थे। इनमें से एक था मस्जिद अल जमी, जो कि हम डिस्टेंस से भी मार्केट प्लेट में जिसको स्यू के नाम से जानते हैं, शॉप्स देख सकते थे जो मर्चेंट लॉजिंग थे जिनको फैंडक बोलते थे, ऑफिस मनी चेंजर जहाँ पर अपन पैसे अपनी करेंसी चेंज कर सकते थे, होम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो अयान नेम का था, स्कॉलर मर्चेंट जो तुजार थे, तो ऑर्डिनरी सिटीजन सोल्जर्स जो कि यहाँ पर रह रहे थे, चर्च में, जूइश टेम्पल में, मार्केट में, पब्लिक बाथ जिसको हम हमाम के नाम से जानते हैं। तो शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों में लाई गई हरी सब्जियां और फैलने के लिए बाजार, काफिलाओं के ठिकाने, तो ये बहुत असच्छित थे। तो दुकानों जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानों में कसाई की दुकानें होती थी यहाँ पर। तो शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सरयान भी होता था। तो एक तरीके से शहर के लोग इस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो एक नक्शे में एक जैसा नहीं होता था। इस नक्शे में हम देख सकते हैं राजनीतिक परंपराओं, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन भी हुए हैं। तो जो राजनीतिक एकीकरण था, चाहे वो एक विशाल वस्तुएं के रूप में हो, चाहे उसके एक दायरे हों, या हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की सहायता के लिए जो हिंद महासागर और या हम भूमहासागर जो हम कहते हैं इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन, तो ये भी व्यापार क्षेत्रों के बीच में फैला था। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों के चीन, भारत, यूरोप के बीच में समुद्री व्यवहार पर एकाकीकरण था। तो ये व्यापार के दो मुख्य रास्ते, यानी हम कह सकते हैं रेड सी, लाल सी बोलते हैं, और पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी बोलते हैं इसको। तो ये हाई वैल्यू गुड्स थे, यहाँ पर सूटेबल थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, चाहे वो ट्रेड हो, व्यापार हो, या हम कह सकते स्पाइसेस, मसाले, या टेक्सटाइल, हम कह सकते हैं उसको कपड़ा, या हम प्रोलोसीन बोल सकते हैं जिसको चीनी मिट्टी का सामान चीनी में भर के जिसमें भेजा जाता था सारे आदान प्रदान, या गन पाउडर जो कि गन में यूज़ होते थे, बंदूकों में पाउडर। तो ये सब शिप में इंडिया, चाइना, रेड सी के थ्रू एडन, अदियब, गल्फ, फोर्ट ऑफ सिराब, बासा तक भेजा जाता था। तो ये देखिए एक तरीके से शिपमेंट ड्राइंग, ये बहुत प्यारी है, ब्यूटीफुल है। तो ये बोट है जो बस कर रही है, क्रू इंडियंस है, इसमें पैसेंजर्स अरब हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, पैसेंजर बाय वाटर, क्योंकि पानी बहुत चीप सोर्स था, पानी के रास्ते से जाना, जल्दी भी पहुंचते थे, सेफ़र भी था मॉडर्न टाइम में। तो ये बताता है कि एक मकामत ने ये लिखा था हरीरी में, जो 20वीं सेंचुरी की मैन्युस्क्रिप्ट है मकामत में, कि पॉपुलेशन अरब लिटरेचर में ये नरेट करी गई थी स्टोरी कि कैसे लोग यहाँ पर जा रहे हैं शिप लेके एंजॉय करते हुए। तो फ्रॉम हियर हम देख सकते हैं कि कैसे लोग हम देखेंगे कि मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफ़िले बड़े हो जाते थे। हज की यात्रा का समय हिंद महासागर के नौ चलान के मौसम के साथ साथ पड़ता था। व्यापारिक मार्गों में हम देख सकते हैं मेडिटेरियन सी के सारे
जो कि अलेक्जेंडर के टाइम पे जो यूरोप के लिए जो रास्ते ढूंढे गए थे अलेक्जेंड्रिया में जूइश मर्चेंट्स ने, तो कैसे ये इंडिया तक डायरेक्ट ट्रेड कर सकते थे। लेटर्स मिलते हैं हमें जो प्रिजर्व्ड हैं गैंजिलिया कलेक्शन में। ये गैंजिया संग्रहालय है जहाँ पर हमें ये लेटर्स मिल सकते हैं 10th सेंचुरी की, कि कैसे रेड सी के रूट ने एक बहुत बड़ी ग्रेटर इम्पोर्टेंस ले ली थी, बहुत बड़ा रूप बना लिया था। और राइज ऑफ कैरियो एट द सेंटर ऑफ कॉमन पावर, और कैसे कैरियो एक बहुत बड़ा पावर बन गया था। और ये एक कैसे ट्रेडिंग सोसाइटी जो कि इटली तक चला। तो यहाँ पर हम गेंजिया रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि कैसे ये चाइना की क्लोज आया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, पेपर बनना स्टार्ट हुए, सर्कुलेट होना चालू हुए। और आगे जाके हम ये भी देखते हैं कि 721 में कैसे ये मुस्लिम गवर्नर जो एक समरकंद नाम के थे, उन्होंने 20,000 चाइनीज़ इन्वेडर्स को प्रिजनर बना लिया था अपने पास। और उनसे अच्छे पेपर बनाने का काम स्टार्ट करवा दिया था, उनसे बोला था कि आप अच्छे पेपर बनाइए। और हम देख सकते हैं कि 100 ईयर्स में समरकंद पेपर इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम बने इस्लाम के। और ये प्रोहिबिटेड हुए, ये एक मोनोपोली चलाई गई थी कि कोई और ये काम ना कर सके, सिर्फ यही करें। तो कागज का आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में एक लिखित रचनाओं का व्यापन भी हो गया था। तो कागज चीन से आया था, जहाँ कागज बनने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी और गुप्त रखा जाता था। तो 751 में समरकंद ने मुसलमान थे, उन्होंने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया, जिनमें से कुछ कागज बनाने से बहुत निपुण थे। और अगले 100 वर्ष के लिए समरकंद का कागज का निर्माण इनके द्वारा होने लगा। क्योंकि इस्लाम एक अधिकारी का निर्देश करता है, इसलिए कागज इस्लामी दुनिया में बाकी हिस्से में बनाया जाने लगा। तो 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक अधिकांश पेपराइस का स्थल के लिए हम देख सकते हैं। पेपराइस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक ऐसे पौधे से अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी के बहुमल में मिलती थी। तो कागज की अब मांग बढ़ गई थी, और अब अब्दुल लफकेम ने बगदाद में इसका बोला था कि हम इसको और बनाएंगे। तो हम ये देखते हैं 1193 और 1207 में हम इजिप्ट में देखते हैं कि मिस्र में भी किसानों ने यहाँ पर मम्मी की रैपिंग के लिए, लपेटने के लिए एक तरीके से ये कब्रों के लिए लूटा जाने लगा पेपर फैक्ट्री से। तो ये भी राइटिंग हमें कमर्शियल पर्पसेस में मिलती है, दस्तावेज मिलते हैं लिखे हुए कि 1896 में कि कैसे पुरानी तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं कि कैसे ये यहूदी लोग प्रार्थना भवन में यहाँ पर आते थे और ये सब लेके चले जाते थे। दस्तावेज में हमें मिलता है कि इनको कैसे संभाल के रखते थे और इनकी लिखावट नष्ट ना हो जाए, इसलिए बहुत संभाल के रखते थे इन्हें। तो जो हम कहते परमेश्वर का जिसमें नाम लिखा हुआ था, तो वो गोनिया ने लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियों और उनके टुकड़े थे, जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल में भी थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो एक तरीके से ये अध्ययन सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी तक आई। तो ये एक तरीके का डेवलपमेंट था हमारे यहाँ पर, चाहे वो एक तरीके से लेटर्स इंक्लूड थे वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इनको, मर्चेंट्स के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में, फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसेस ऑफ डॉरी, सेल डॉक्यूमेंट मिलते हैं हमें इसमें, लॉन्ड्री लिस्ट मिलती है, ट्रिविया मिलती है जो कि जॉर्डे अरबिक में लिखी है, जो अरबिक रिटन थी हर्बियो कैरेक्टर्स में, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मेडिवल मेडिटेरियन की लैंग्वेज थी जी। तो गैजेना डॉक्यूमेंट्स भी ये प्रोवाइड हुए, इकोनॉमिक एक्सपीरियंस आया, मेडिटेरियन इस्लामिक कल्चर फ्लॉरिश हुआ, डॉक्यूमेंट्स बने बिजनेस स्किल्स, कमर्शियल टेक्निक्स के लिए, मेडिवल आइलैंड के लिए, ये सारी चीज़ें लेने लगे।
और इसको आगे इसका वर्क स्टार्ट करा। तो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स जो हम कहते हैं कि ये एक मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री में लिखे गए मेडिटेरियन में, गेजिया रिकॉर्ड में जो मिलता है, गेजिया म्यूज़ियम में मिलता है। और अमिताभ घोष जो कि हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं, तो इन्होंने ये लेटर्स से स्टोरी बताई कि अपनी इंडियन स्लेव बुक में द एंटीक लैंड में इन्होंने ये पूरी स्टोरी पिक्चराइज करके एक तरीके से बताया कि वहाँ आखिर होता क्या था। तो हम पेज नंबर 94 में भी देख सकते हैं कि टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड द कैरवान ऑफ ईरानियन मर्चेंट सेट अप टू बगदाद सिल्क रूट टू चाइना। तो व्यापार के लिए एक सिल्क रूट बन गया था बगदाद से चाइना तक के लिए, जहाँ सामान बेचा लिया जाता था। तो हम मान सकते हैं अभी यहाँ पर आ गया था, इम्पोर्टेंट लिंक बन गया था रशिया स्कैविंडिया। अब यहाँ पर गुड्स एक्सचेंज होने लगे, स्लेव वर्ड आया, इस्लामिक कॉइन, वहाँ के सिक्के चलने लगे। तो ये भी पेमेंट करने के लिए, तो ये भी एक तरीके से हुआ कि रिवर डेवलप हुई, शिपिंग डेवलप हुई, अब सिक्के डेवलप हो गए, मेल फीमेल टर्किश स्लेव जिनको हम गुलाम के नाम से जानते हैं, ये खरीदे बेचे जाने लगे बाज़ारों में। तो खुलेआम, तो जो खालिफ सुल्तान रहते थे वो ये स्लेव्स को ख़रीद लेते थे। तो बहुत ज़्यादा अब हम देख सकते हैं कि स्लेविंग भी बहुत आगे स्तर पर चालू हो गई थी और व्यापार चालू हो चुका था और इस्लाम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे इस समय में। तो जो भी हम देखते हैं कि मनी सर्कुलेट हो रहा था या गोल्ड आ रहा था अफ्रीका स्वीडन से, चांदी आ रही थी मध्य एशिया से, और कीमती धातुएं सिक्के के यूरोप में आ रहे थे। तो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीद के लाने में यूरोप का आधा आधा कर देता था। तो धन भी बढ़ रहा था, मांग भी बढ़ रही थी और लोगों के पास बहुत भंडार था सामान खरीदने और लेने के लिए। तो राइजिंग जब डिमांड हुई तो कारोबारों को और ज्ञात हो गया और सामान आने लगा। तो जीवन में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुसलमान लोगों का जीविका के तौर पे बहुत बड़ा योगदान रहा। व्यापार की व्यवस्था बढ़ाने के लिए टर्की में भी, यहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं शक, ये एक तरीके का वर्ल्ड चेक है या बिल ऑफ एक्सचेंज जो आज हम बैंक में यूज़ करते हैं, सुफिटा, ये सब मर्चेंट बैंकर्स लोग करने लगे थे। ये वाइड स्प्रेड हो गया था और लोग सामान ले जाने लगे थे, सेफ़र जर्नी होने लगी थी और लोग एक तरीके का क्रेडिट अमाउंट सक पे कर देते थे सैलरी में कि आप ये सामान ले, हम आपको आओगे वापस लेके तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। बिजनेस अरेंजमेंट हो गया था जिसको कहते थे मौजरबाम। तो देखो कैसे कैसे नई नई चीज़ें डेवलप हो गई अपने आप, जैसे जैसे सिविलाइजेशन और संस्कृति बढ़ती गई। तो फैमिली बिजनेसेस बढ़े, फॉर्मल बिजनेसेस बढ़ते गए, लोग ट्रैवल करने लगे, मर्चेंट्स यहाँ से वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जाने लगे, अलग अलग जगहों से सामान लेके आते थे। तो सब यहाँ पर पैसे बनाने लगे, रिस्पेक्टेड सबकी पोजीशंस थी, प्रोहिबिटेड थे। तो चाहे उदाहरण के लिए लेन देन को जैसे रीबा बोलते थे यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए, गैर कानूनी चीज़ों के लिए बोलते थे, जो चीज़ें यहाँ वहाँ सर्कुलेट होती थी हियाल, या किसी खास किस्म के सिक्के से उधार लेने को या मुद्रा रखने के लिए हम कहते थे यहाँ पर ओरिजिन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बहुत सी टेल्स मिलती हैं हमें। एक बुक है 1001 नाइट्स जो कि लिखी है अल्फ लैला वाह लैला, इसका मतलब है ये अल्फ लैला वाह लैला, आपने नाम सुना भी होगा कहानियों का। तो ये मुस्लिम समाज की, इसमें हमें पूरी तस्वीर मिलती है अलिफ लैला। तो इन कहानियों में हम देख सकते हैं कि कैसे सेलर सेल करते थे, नाविकों की कहानियाँ मिलती हैं, स्लेव्स की, मर्चेंट्स की जिनको हम सौदागर के नाम से जानते हैं, मनी एक्सचेंजर जिनको हम सरफिरों के नाम से जानते हैं। इन सब का यहाँ पर विवरण हमें मिलता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पेज नंबर 95 पढ़ेंगे, लर्निंग एंड कल्चर।